तो अब हम लोग पढ़ेंगे सेलिएंट फीचर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो ब्रीफली हम जानेंगे कि क्या इसमें दिया गया है, क्या चीज़ें इसकी मेन इंपॉर्टेंट हैं और प्री के हिसाब से, मेंस के हिसाब से कैसे पढ़ना चाहिए इसको। 3.1 या सेलिएंट फीचर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। सो अब हम लोग पढ़ते हैं इसको। द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज़ यूनिक इन इट्स कंटेंट and the spirit. Though borrowed through almost every constitution of the world, the Constitution of India has several salient features that distinguish it from the constitution of other countries. तो यहाँ पे बता रहे हैं कि हमारे कंट्री के जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें कुछ ऐसे फीचर्स हैं जो विभिन्न देशों से लिए हुए हैं, जो इसको यूनिक बनाते हैं। तो ये लैंग्वेज जो है मेंस में काम आएगी। दिस काइंड ऑफ लैंग्वेज इज़ वेरी नाइस, तो मेंस में लिखने के लिए काम आ सकती है। इट शुड बी नोटेड एट द outset that the number of original features of the Constitution as adopted in 1949 have undergone a substantial changes. No account of several amendments, particularly 7th and 42, 44, 73, 74, 94 and 101 amendments. In fact, the 42 Amendments Act 1976 is known as the mini constitution. तो 76 में जो 42 अमेंडमेंट हुआ था इंदिरा जी के टाइम पे, उसको बोलते हैं मिनी कॉन्स्टिट्यूशन. Due to the important and large number of changes made by in various part of the Constitution, however, in the Keshwananda Bharati case 1973, the Supreme Court ruled that the constituent power of Indian Parliament under the Article 368 does not enable it to alter the basic structure of the Constitution. यहाँ पे एक केशवानंद भारती केस आया था 1973 में, जिसके अंतर्गत ये कहा गया था कि जो बेसिक स्ट्रक्चर है किसी भी कॉन्स्टिट्यूशन का, आई मीन पर्टिकुलरली भारत के कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में बोला गया था। 368 आर्टिकल के अंतर्गत बात की जाती है किसी भी आर्टिकल को अमेंडमेंट करने की, बट यहाँ पे बोला कि अगर बेसिक स्ट्रक्चर है वो कॉन्स्टिट्यूशन का तो उसको अमेंडमेंट नहीं किया जा सकता 368 के अंतर्गत। तो ये चीज़ें यहाँ पे फ्लेक्स इसका यही है कि हमारे देश का जो कॉन्स्टिट्यूशन है विभिन्न देशों से लिया गया है, ठीक है। और इसके बाद ये इसकी जो फीचर्स हैं काफ़ी यूनिक हैं, और इसमें बताया कि कुछ अमेंडमेंट्स वगैरह हुए हैं 742, 44, 73, 97 एक्सेट्रा। और 42 जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट था उसको मिनी कॉन्स्टिट्यूशन के नाम से जाना जाता है। उसके बाद में केशवानंद भारती केस आया 1973 में, जिसके अंतर्गत ये बोला गया कि बेसिक स्ट्रक्चर को हम लोग क्षति नहीं पहुंचा सकते किसी भी प्रकार से। ओके, ये चीज़ है। उसके बाद देखेंगे सेलिएंट फीचर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो सेलिएंट फीचर क्या है इसके देखते हैं। द सेलिएंट फीचर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एज इट स्टैंड टुडे एज फॉलोज। लेंथीएस्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन, तो सबसे लंबा रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है। देखते हैं हेडिंग्स क्या क्या हैं। ड्रॉन फ्रॉम वेरियस सोर्सेस, okay, blended of rigidity and flexibility, federal system with unity bias, okay, parliamentary forum of government. 6 है synthesis of parliament, sovereignty and judicial supremacy. 7th है integrated and independent judiciary है। 8th है fundamental rights है इसमें। 9th है directive principle of state policy, fundamental duties दी गई, secular state, universal adult franchise है, सिंगल सिटीजनशिप है, इंडिपेंडेंट बॉडीज़ है, इमरजेंसी प्रोविजंस हैं, फ्री केयर गवर्नमेंट है, कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ हैं। ओके, उसके बाद में क्रिटिसिज्म दे दिए जाएंगे, बस ठीक है, इतना ही चैप्टर है ये। तो यहाँ पे सेलिएंट फीचर्स का एक क्वेश्चन आया था यूपीएससी में, मुझे एग्जैक्ट ईयर नहीं याद है, इसमें आया था। तो हम लोग को ये देखना है कि अगर क्वेश्चन आए, दिमाग में ये भी सोच के चलना है कि कौन कौन सी चीज़ें मुझे लिखनी है ना। पढ़ तो रहे हैं बट आफ्टर रीडिंग वी हैव टू थिंक। अगर 250 शब्दों का क्वेश्चन आ जाए, 150 शब्दों का क्वेश्चन आ जाए, तो किस टाइप से कौन कौन सी चीज़ें हम लोग रख सकते हैं, क्योंकि इसमें लगभग 12 पॉइंट्स दिए गए हैं। 12 से 14, हाँ 15, 16, 17, हम इवन 17 पॉइंट्स दिए गए। सारे पॉइंट्स नहीं लिख सकते हम 150 वर्ड के आंसर में। तो जो मेन चीज़ें हैं उनको हमको लेके चलना है कि कौन कौन सी चीज़ें हमको लेनी है कि हमको याद रहे, ठीक है, वो चीज़ है। प्री के हिसाब से भी आ जाता है, स्टेटमेंट दिए रहते हैं कि अगर इंडिया की कॉन्स्टिट्यूशन के सेलिएंट फीचर कौन कौन से हैं, लाइक लेंथियर रिटन कॉन्स्टिट्यूशन और प्रेसिडेंशियल सिस्टम, पार्लियामेंट्री सिस्टम, तो हमको चूज़ करना पड़ेगा कौन कौन सी चीज़ें हैं या फिर कौन कौन सी चीज़ें नहीं हैं। उस हिसाब से ये इंपॉर्टेंट है प्री और मेन के हिसाब से। अब हम लोग पढ़ते हैं आगे। द सेलिएंट फीचर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन एज इट स्टैंड टुडे एज फॉलोज। लेंथिएस्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्स्टिट्यूशन मतलब सबसे बड़ा लिखा हुआ हमारा संविधान है। Constitutions are classified into written like and the American Constitution or unwritten like the Britain Constitution. The Constitution of India is the lengthiest of all written constitution of the world. It is a very comprehensive, elaborated and detailed documents. तो बता रहे कि अमेरिका का कॉन्स्टिट्यूशन रिटन है, ब्रिटेन का कॉन्स्टिट्यूशन अनरिटन है, लेकिन इंडिया का जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो सबसे बड़ा रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है। इतना बड़ा किसी भी
देश का कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है रिटर्न में। ओके, ओरिजिनली 1949 द कॉन्स्टिट्यूशन कंटेन द प्रियम्बल। तो 1949 में हमारे यहाँ पे प्रियम्बल को एक्सेप्ट कर लिया गया था। 395 articles divided into 22 parts and 8 schedules. Presently, 2019, it consists of preamble about 470 articles divided into 25 parts and 12 schedules. तो आज के टाइम पे कितने 470 के आसपास आर्टिकल्स हैं जो कि 25 भागों में विभाजित हैं। पहले 22 पार्ट थे और 8 शेड्यूल थी, अब 12 शेड्यूल हो गई हैं। तो ये चीज़ इंपॉर्टेंट है। उसके बाद में द वेरियस अमेंडमेंट कैरीज आउट सिंस 1951 हैव डिक्लेयर्ड अबाउट 20 आर्टिकल्स एंड 1 पार्ट 7 and added about 95 articles, articles 1 part, sorry, 95 articles, 4 parts, 4A, 9A, 9B and 14A। तो यहाँ पे काफ़ी आर्टिकल्स ऐड किए गए हैं, उनके बारे में बताया गया है। हम लोग लिख लेते हैं कि पहले कितने पार्ट थे, अब कितने पार्ट हो गए हैं, कितने शेड्यूल पहले थे, कितने शेड्यूल हो गए। ओके, इट्स इंपॉर्टेंट है। नो अदर कॉन्स्टिट्यूशन इन द वर्ल्ड हैज़ सो मेनी आर्टिकल्स द शेड्यूल एंड शेड्यूल्स। तो यहाँ पे बता रहे हैं ये चीज़ की, और कितने भी वर्ल्ड में कॉन्स्टिट्यूशन है उनकी इतनी बड़ी शेड्यूल और आर्टिकल्स नहीं है। Who factors have contributed to the elephantine size of the our constitution? They are geographically factors। तो बता रहे कि रीजंस क्या है कि हमारे यहाँ का कॉन्स्टिट्यूशन काफ़ी बड़ा है। एलिफेंटाइज का मतलब है कि हाथी की तरह बड़ा सा। तो 4 रीज़न दिए गए हैं। पहला, जोग्राफिकल फैक्टर्स, दैट इज वास्टनेस ऑफ द कंट्री एंड इट्स डाइवर्सिटी। तो सही बात है कि जोग्राफिकल फैक्टर हमारे यहाँ पे काफ़ी वास्ट हैं, काफ़ी बड़ी कंट्री है ना। हिस्टोरिकल फैक्टर्स, फॉर एग्जांपल इन्फ्लुएंस ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1935 विच वाज बल्कि। दूसरा, हिस्टोरिकल, कि हमारे भाई 1935 में कॉन्स्टिट्यूशन बना था, अंग्रेजों ने बनाया था, जो उसके कुछ काफ़ी ज़्यादा मतलब चीज़ें आ गई उसकी, वो भी बहुत बल्कि था। तीसरा है सिंगल कॉन्स्टिट्यूशन फॉर बोथ सेंट्रल एंड स्टेट। तो यहाँ पे ये भी फैक्टर आता है कि एक ही कॉन्स्टिट्यूशन है, स्टेट के लिए भी वही लागू होगा, सेंट्रल के भी वही लागू होगा, अलग से नहीं होगा। चौथा है डोमिनेंस ऑफ लीगल लिमिरीज इन द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली। तो जो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली थी वहाँ पे जो लोग थे, मोस्टली वो लोग मतलब वकील ही थे, तो वो चीज़ें और ज़्यादा आगे बढ़ती रहीं। The Constitution contains not only the fundamental principle of governance but also detailed administrative provisions. Further, those matters which in other moderate democratic countries have been left to the ordinary legislature to establish political convenience have also been included in the Constitution document itself in India. तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में वो चीज़ें भी हैं जो कि एडमिनिस्ट्रेटिव डिटेल प्रोविज़न के अंतर्गत आती हैं। जैसे कि कुछ चीज़ें होती हैं जो सिचुएशन के हिसाब से दूसरे देशों में बोलते हैं कि निर्णय ले सकते हैं जज या फिर जो भी एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट हो, बट यहाँ पे उसका भी प्रोविज़न दिया गया है ना, क्योंकि चीज़ें हमारे देश में राइट्स वगैरह इन पे बहुत ज़्यादा फोकस किया जाता है। उसके बाद में दूसरा फैक्टर क्या है हमारे सेलिएंट कॉन्स्टिट्यूशन के फीचर का, ड्रॉन फ्रॉम वेरियस सोर्सेज। तो ये चीज़ अलग सही बात है कि भाई हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन बना था बहुत से देशों के कॉन्स्टिट्यूशन से चीज़ें ली गई हैं। तो यहाँ पे पढ़ते हैं, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया हैज़ बोरोड मोस्ट ऑफ द प्रोविजन फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ वेरियस अदर कंट्रीज एज वेल एज फ्रॉम द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। डॉक्टर अम्बेडकर प्राउडली acclaimed that constitution of India has been framed after ransacking all the known constitution of world। तो यहाँ पे देखो विभिन्न कंट्री से लिया गया और 1935 का जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट था उसके अंतर्गत भी लिया गया। अम्बेडकर ने बोला था प्राउडली कि देखो भाई अच्छी बात है कि हमारे यहाँ पे जितने भी वर्ल्ड के कॉन्स्टिट्यूशन है लगभग सबको पढ़ के सबकी अच्छी अच्छी चीज़ें ले ली गई हैं। इट्स नाइस, इट्स गुड थिंग। द स्ट्रक्चर पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इज़ टू लार्ज एक्सटेंट। तो काफ़ी बड़ा इसका स्ट्रक्चर भी है, डिराइव फ्रॉम द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1935, द फिलोसफिकल पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, द फंडामेंटल राइट्स एंड द डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। तो फिलोसफिकल पार्ट क्या है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की, आ सकता है क्वेश्चन, तो हम लोग कंफ्यूज हो सकते हैं कि फिलोसफिकल पार्ट भाई कहाँ पे आ गया कॉन्स्टिट्यूशन में हमारे, है ना। सो डिराइव दियर इंस्पिरेशन फ्रॉम द अमेरिकन एंड आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन। तो बता रहे कि भाई फंडामेंटल राइट अमेरिका से आए हैं, डीपीएस भी आया है आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन से। द पॉलिटिकल पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, द प्रिंसिपल ऑफ कैबिनेट गवर्नमेंट एंड द रिलेशन बिटवीन द एग्जीक्यूटिव एंड द लेजिस्लेटिव हैव बीन लार्जली ड्रॉन फ्रॉम द ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन। द एग्जीक्यूटिव लेजिस्लेटिव की बात है वो आई है ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से। द अदर प्रोविजन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन हैव बीन ड्रॉन फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, जर्मनी, यूएसएसआर, फ्रांस, साउथ अफ्रीका, जापान एंड सो ऑन। तो वही चीज़ है कि अदर कंट्री से अदर कॉन्स्टिट्यूशन के प्रोविजन आए हैं, लाइक कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, जर्मनी, यूएसएसआर, फ्रांस, साउथ अफ्रीका, जापान एंड सो ऑन। द मोस्ट प्रोफाउंड इन्फ्लुएंस एंड मटेरियल सोर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द इंडिया
इन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट। तो सबसे ज़्यादा जो चीज़ें हैं हमारे देश के कॉन्स्टिट्यूशन में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट से ली गई हैं, लाइक द फेडरल सिस्टम, है ना, फेडरल स्कीम जो है, जुडिशरी, गवर्नर, इमरजेंसी पावर्स, द पब्लिक सर्विस कमीशन एंड द मोस्ट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव डिटेल आर ड्रॉन फ्रॉम दिस एक्ट। तो फेडरल सिस्टम हो गया, जुडिशरी हो गई, गवर्नर हो गया, इमरजेंसी पावर्स हो गई, अदर पब्लिक सर्विस कमीशंस हो गए, इन सब प्रकार की चीज़ें जो हैं वो आई हैं हमारे 1935 के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट के से, ठीक है। मोर देन हाफ ऑफ प्रोविजंस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन आर आइडेंटिकल टू बियर अ क्लोज रिसेम्बलेंस ऑफ एक्ट ऑफ 1953। मतलब आधे से ज़्यादा जो चीज़ें हैं वो आई 1935 के एक्ट के द्वारा। देन है ब्लेंड ऑफ रिजिड एंड फ्लेक्सिबिलिटी। तो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन रिजिड भी है, फ्लेक्सिबल भी है, उसके बारे में बात कर रहे हैं। कॉन्स्टिट्यूशन आर, देखते हैं कैसे रिजिड है कैसे फ्लेक्सिबल है, ओके। Constitution are also classified into rigid and flexible. A rigid constitution is one that requires a special procedure for its amendment. For example, American Constitution. A flexible constitution, on the other hand, is one that can be amended in the same manner as the ordinary laws are made. As for example, British Constitution. तो बता रहे हैं एग्जाम्पल से कि भाई अमेरिका का जो कॉन्स्टिट्यूशन है रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन है, वहाँ पे अमेंडमेंट करने के लिए बहुत पापड़ बेलने पड़ते हैं। लेकिन अगर बात करें ब्रिटेन की तो वहाँ पे पापड़ नहीं बेलने पड़ते इतने ज़्यादा, कॉन्स्टिट्यूशन का अमेंडमेंट नॉर्मली हो जाता है, ठीक है। जैसे कि बनाए जाते हैं रूल्स, वैसे ही रूल को हटाने के लिए अमेंडमेंट कर सकते हैं ब्रिटिश में। देन इंडिया के बारे में सुनो, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज नीदर रिजिड नॉर फ्लेक्सिबल बट अ सिंथेसिस ऑफ बोथ। तो हमारे यहाँ का कॉन्स्टिट्यूशन कुछ मामलों में थोड़ा सा ईजी है, कुछ मामलों में थोड़ा सा हार्ड है, बट दोनों का लगभग मिक्सअप है। आर्टिकल 368 प्रोवाइडेड फॉर 2 टाइप्स ऑफ अमेंडमेंट्स। तो आर्टिकल 365 368 जो है 2 प्रकार के अमेंडमेंट प्रदान करता है। पहला क्या है, some provisions can be amended by a special majority of the parliament, for example 2/3 majority of the members of each house present and voting and majority of total membership of each house। तो बता रहे कि कुछ प्रोविजन जो है वो भाई मेजोरिटी उसमें स्पेशल चाहिए। स्पेशल में क्या होता है कि 2/3 मेजोरिटी ऑफ द मेंबर्स ऑफ ईच हाउस प्रेजेंट एंड वोटिंग, जितने लोग हैं उसका 2/3, उसके बाद में मेजोरिटी ऑफ द टोटल मेंबरशिप ऑफ ईच हाउस। तो टोटल मेंबरशिप की मेजोरिटी होनी चाहिए, मतलब जितने लोग हैं उनके 50 से ऊपर। फिर बी है, सम अदर प्रोविजन कैन बी अमेंडेड बाय स्पेशल मेजोरिटी ऑफ द पार्लियामेंट एंड विद द रेक्टिफिकेशन ऑफ हाफ ऑफ द टोटल स्टेट्स। और दूसरा बता रहे हैं कि कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो स्टेट से भी रिलेटेड होती हैं, उसमें आधे स्टेट्स का भी मतलब रजामंदी होना ज़रूरी है। एट द सेम टाइम सम प्रोविजन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कैन बी अमेंडेड बाय सिंपल मेजोरिटी ऑफ द पार्लियामेंट इन द मैनर ऑफ ऑर्डिनरी लेजिस्लेटिव प्रोसेस, नोटेबली दिस अमेंडमेंट डू नॉट कम अंडर द आर्टिकल 368। तो कुछ अमेंडमेंट जो है वो नॉर्मली जैसे कि पास करते हैं ना ऑर्डिनरी लेजिस्लेटिव प्रोसेस, वैसे ही हो सकते हैं। बट ये मेन चीज़ यहाँ पे ये है कि ये अमेंडमेंट जो है 368 के अंतर्गत नहीं आते हैं, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसकी याद रखना। चौथा क्या है, फेडरल सिस्टम विद यूनिटरी बायस। देखते हैं कि यूनिटरी बायस किस प्रकार से है, क्या समझाते हैं ये लोग इनको। देखो मेन चीज़ ये होती है कि कोई चीज़ बोल दी, उसको तुम एक्सप्लेन करके बताओ कि ये कैसे संभव है, तर्क दो। होता नहीं कि तर्कवादी बनो, तो तर्क यहाँ पे देने पड़ेंगे कि कैसे बोल दिया कि फेडरल सिस्टम विद यूनिटरी बायस, यहाँ पे रीजंस देंगे, देन प्रूव्ड हो जाएगा। मेनली यही करना है यूपीएससी के आंसर राइटिंग में, जो चीज़ वहाँ ऊपर दी हो मेनली दिए होते कमेंट ऑन दिस थिंग, है ना। तो हमको कमेंट करके बताना होता है कि ये जो चीज़ें दी हैं ऊपर वो किस प्रकार से उपयुक्त हैं या फिर अनुपयुक्त हैं। तथ्य देने होते हैं इसी उपलक्ष्य में। तथ्यों से लोग प्रभावित होते हैं, मेनली टीचर, कि हाँ भाई इसने बोला कि 10 में से 3 लोग ही लाभ ले पा रहे हैं किसी चीज़ का, इसलिए ये अच्छी नहीं है, पता नहीं, इस टाइप की चीज़ें करते तो मोर इफेक्ट ज़्यादा जाता है। अब करते हैं फेडरल सिस्टम विद यूनिटरी बायस। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया एस्टेब्लिश अ फेडरल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट। इट कंटेन ऑल द यूजुअल फीचर्स ऑफ फेडरेशन विद 2 गवर्नमेंट डिवीजन ऑफ पावर, रिटन कॉन्स्टिट्यूशन, सुप्रीमेसी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, रिजिडिटी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, इंडिपेंडेंट जुडिशरी एंड बाईकैमरलिज्म। तो बता रहे कि फेडरल सिस्टम की जो मेन चीज़ें होती हैं, जैसे कि 2 गवर्नमेंट हो, स्टेट में अलग हो और कंट्री में अलग हो, डिवीजन ऑफ पावर हो उनके अंतर्गत, रिटन कॉन्स्टिट्यूशन हो, सुप्रीमेसी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन हो, रिजिडिटी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन हो, इंडिपेंडेंस जुडिशरी हो, बाईकैमरलिज्म हो, मतलब दोनों सदन हो 2। तो ये चीज़ें होती हैं, तो ये हैं हमारे यहाँ पे। हाउएवर द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ऑल्सो कंटेन अ लार्ज नंबर ऑफ यूनिटरी और नॉन फेडरल फीचर्स। फॉर एग्जाम्पल स्ट्रॉन्ग सेंटर सिंगल कॉन्स्टिट्यूशन। तो हमारे यहाँ पे स्ट्रॉन्ग सेंटर है, सिंगल कॉन्स्टिट्यूशन है, सिंगल सिटीजनशिप है, फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है, इंटीग्रेटेड जुडिशरी है, अपॉइंटमेंट ऑफ स्टेट गवर्नमेंट बाय सेंटर लाइक ऑल इंडिया सर्विस, इमरजेंसी प्रोविजन एंड सो ऑन। ये सब चीज़ें जो हैं वो क्या दिखाती हैं कि हमारे यहाँ पे जो
कॉन्स्टिट्यूशन है यूनिटरी बायस है वो, ठीक है। ऊपर वाली चीज़ें क्या दिखाती है कि फेडरल है, मतलब कि स्टेट का भी रिप्रेजेंटेशन अच्छे से हो रहा है। मोरेवर द टर्म फेडरेशन हैज़ नाउ नो वेयर बीन यूज इन द कॉन्स्टिट्यूशन। तो ये इंपॉर्टेंट है कि फेडरेशन की बात कहीं कॉन्स्टिट्यूशन में की नहीं गई है। इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं कि फेडरेशन इज द कॉन्स्टिट्यूशनल मीनिंग ऑफ द फेडरेशन, ये डेफिनेशन ऐसे कहा जा आ सकते हैं स्टेटमेंट्स। हमको लगेगा अरे फेडरेशन तो बहुत तगड़े से दिया है हमारे इंडिया में, तब तो दिया ही होगा, बट इसकी रियल मीनिंग कॉन्स्टिट्यूशन में डिफाइन नहीं की गई है, ठीक है। Article 1st, on the other hand, describe India as a union of state, which implies two things. One, Indian federation is not the federal of any agreement by state, and two, no state has the right to secede from the federation. तो फेडरेशन के स्थान पे हमारी कॉन्स्टिट्यूशन में बात की गई यूनियन ऑफ स्टेट्स। क्यों बात की गई है, फेडरेशन की बात क्यों नहीं की गई, तो रीज़न दिए हैं क्योंकि जो इंडिया के स्टेट्स एक साथ आए थे उनका मेन मकसद, मतलब उनका मेन ये नहीं था कि वो लोग खुद आए थे, यहाँ पे वल्लभ भाई पटेल जी गए थे, उन्होंने चीज़ों को सही किया। दूसरा रीज़न ये है कि ये जो स्टेट्स हैं ये अपने आप से अलग नहीं हो सकते हैं सेंटर से, है ना, इसलिए बोला गया कि यूनियन ऑफ स्टेट्स, नॉट अ फेडरेशन, ओके। Hence the Indian constitution has been various described a federal in form but unitary in spirit। तो फेडरल इन फॉर्म में है ये, लेकिन यूनिटरी इन स्पिरिट में है, क्योंकि जब मेन चीज यहाँ पे देखा हम लोगों ने क्यों है क्वासी फेडरल बोला गया है केसी वियर के द्वारा। बार्गेनिंग फेडरलिज्म बाय मॉरिस जॉनसन, बार्गेनिंग फेडरलिज्म किसके द्वारा बोला गया, मॉरिस जॉनसन के बारे में। कोऑपरेटिव फेडरलिज्म बाय ग्रेनविल, कोऑपरेटिव फेडरलिज्म बोला गया ग्रेनविल के द्वारा। ऑस्टिन ने क्या बोला है, फेडरेशन विद सेंट्रलाइज टेंडेंसी, सॉरी कोऑपरेटिव फेडरलिज्म बाय ग्रेनविल ऑस्टिन, फेडरेशन विद सेंट्रलाइज टेंडेंसी बोला गया एवर जेनिंग के द्वारा, ठीक है। तो ये कुछ नाम है जो बार बार आपको आते सुनाई देंगे। फिर पांचवा है पार्लियामेंट्री फोरम ऑफ गवर्नमेंट। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया हैज़ ऑप्टेड फॉर द ब्रिटिश पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट rather than American presidency system. The parliament system is based on the principle of cooperative and coordination between the legislative and executive organs, while the presidential system is based on the doctrine of separation of power between the two organs. तो पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है हमारे यहाँ पे। जैसे अमेरिका में क्या होता है कि दोनों जैसे एग्जीक्यूटिव लेजिस्लेटिव बिल्कुल अलग होते हैं, लेकिन हमारे यहाँ पार्ट होते हैं दोनों एक दूसरे का ना, तो वो ब्रिटेन से लिया गया है। द पार्लियामेंट सिस्टम इज ऑल्सो नोन एज द वेस्टमिनिस्टर। तो हमारे यहाँ का जो पार्लियामेंट्री सिस्टम है, पार्लियामेंट्री सिस्टम, उसको बोला जाता है वेस्टमिनिस्टर मॉडल ऑफ गवर्नमेंट। रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट एंड कैबिनेट गवर्नमेंट, ठीक है। द कॉन्स्टिट्यूशन इस्टेब्लिशेस द पार्लियामेंट्री सिस्टम नॉट ओनली एट द सेंटर बट ऑल्सो इन द स्टेट। जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसने पार्लियामेंट्री सिस्टम सिर्फ सेंटर में नहीं बनाई है बल्कि स्टेट में भी, ठीक है। द फीचर ऑफ पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट इन इंडिया। तो हमारे यहाँ का फीचर क्या है पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट का, वो देखते हैं। प्रेजेंस ऑफ नॉमिनल एंड रियल एग्जीक्यूटिव। तो नॉमिनल एग्जीक्यूटिव कौन है, रियल एग्जीक्यूटिव कौन है, रियल है पीएम, नॉमिनल है प्रेसिडेंट। बी ए मेजॉरिटी पार्टी रूल, सही है भाई, मेजॉरिटी पार्टी रूल तो भाई। तीसरा क्या है, कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर द एग्जीक्यूटिव टू द लेजिस्लेचर। चौथा है मेंबरशिप ऑफ द मिनिस्टर इन द लेजिस्लेचर, ठीक है। पाँचवा है लीडरशिप ऑफ प्राइम मिनिस्टर और द चीफ मिनिस्टर। छठा है डिसोल्यूशन ऑफ लोअर हाउस, लोकसभा और असेंबली। डिसोल्यूशन हो जाता है अगर तुम वहाँ पे शो नहीं कर पाए अपना बहुमत पार्लियामेंट में, लोकसभा में, तो फिर डिसोल्यूशन हो जाएगा लोकसभा का, दैट्स इट। इवन तो द इंडियन पार्लियामेंट्री सिस्टम इज लार्जली बेस्ड ऑन द ब्रिटिश पार्लियामेंट, देयर आर सम फेडरल फंडामेंटल डिफरेंसेस बिटवीन द टू। तो कुछ डिफरेंसेस, ये क्वेश्चन भी आया है कि भाई ब्रिटिश में और इंडिया में जो पार्लियामेंट्री सिस्टम है उसमें क्या डिफरेंस है। मीन मानते हैं कि इंडिया का सिस्टम वहीं से लिया गया, लेकिन डिफरेंस क्या है, तो यहाँ पे दी चीज़ है शॉर्टली। इंडियन पार्लियामेंट इज़ नॉट सॉवरेन बॉडी लाइक अ ब्रिटिश पार्लियामेंट। तो इंडियन की पार्लियामेंट जो है सॉवरेन बॉडी नहीं है भाई। वहाँ पे हमारे इंडिया में जुडिशरी इज सॉवरेन बॉडी, ठीक है। जुडिशरी अपना जुडिशियल रिव्यू करके बताती है कि तुम्हारा लॉ जो है गलत है सही है। वहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है, पार्लियामेंट ने जो बोल दिया वो बोल दिया। फर्दर द इंडियन स्टेट हैज़ an elected head republic while the British state has hereditary head monarchy। हमारे यहाँ प्रेसिडेंट होता है, रिपब्लिक होता है, और इनके यहाँ पे क्या होता है, मोनार्की वाला हेड होता है। पापा उनके थे राजा तो अपना भी राजा बन गए, इस टाइप से। In a parliamentary system where in Indian or British the role of prime minister has become so significant and crucial that the political scientists like to call it a prime ministerial government। तो बोल रहे हैं कि भाई दोनों में प्राइम मिनिस्टर का जो महत्व है काफ़ी ज़्यादा है, इसलिए मोस्टली पॉलिटिकल साइंटिस्ट जो हैं, मतलब पॉलिटिकल साइंटिस्ट भी होते हैं, है ना। तो ये चीज़ देख लो, उन लोगों ने बोला है कि ये इनको प्राइम मिनिस्टरियल गवर्नमेंट है ये, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर मेन होता है, तो प्राइम मिनिस्टरियल गवर्नमेंट
और एक चीज़ बोली थी हम लोगों ने, वेस्ट मिनिस्टर मॉडल बोला है हमारी मतलब पार्लियामेंट्री सिस्टम को, ठीक है। देन छठा क्या है, सिंथेसिस ऑफ पार्लियामेंट्री सॉवरेंटी एंड जुडिशियल सुप्रीमेसी। तो पार्लियामेंट की सॉवरेंटी एंड जुडिशियल सुप्रीमेसी इसमें देखते हैं। The doctrine of sovereignty of parliament is associated with the British Parliament, while the principle of judicial supremacy with that of American Supreme Court. तो अमेरिका का जो सुप्रीम कोर्ट है वो सबसे ज़्यादा मतलब उसके पास पावर है, मतलब कि चीज़ों को देखने का कि सही है कि गलत। और ब्रिटिश में सॉवरेंटी है पार्लियामेंट के पास, सही गलत जो भी रूल बनाएगी इट्स ओके। Just as the Indian parliamentary system different from the British system, the scope of judicial review power of the Supreme Court in India is narrower than that of the what exists in the US. तो US के पास में कुछ ज़्यादा ही जुडिशियल रिव्यू है ना, इतना इंडिया के पास नहीं है, लेकिन ब्रिटेन की तरह इतना भी नहीं है कि सब कुछ पार्लियामेंट की सॉवरेंटी है, ठीक है। दिस इज बिकॉज द अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइडेड फॉर द ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ। अमेरिका के कॉन्स्टिट्यूशन ने क्या प्रोवाइड किया है, ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ, जिसका मतलब होता है अगेंस्ट दैट प्रोसीजर स्टेब्लिश बाय लॉ। तो एक होता है प्रोसीजर स्टेब्लिश बाय लॉ, एक होता है ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ। तो इसमें से अमेरिका ने लिया है ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ कंटेन्ड इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन आर्टिकल 21। Therefore, the framers of Indian Constitution have preferred a proper synthesis between the British principle of parliamentary sovereignty and the American principle of judicial supremacy. The Supreme Court, on the one hand, can declare the parliamentary laws as unconstitutional through its power of judicial review. The Parliament, on the other hand, can amend the major portion of the Constitution through the constituent power. Okay. The next चीज़ है यहाँ पे इंटीग्रेटेड एंड इंडिपेंडेंट जुडिशरी। ओके, द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एस्टैब्लिश अ जुडिशरी सिस्टम दैट इज इंटीग्रेटेड एंड एज वेल एज इंडिपेंडेंट। इंटीग्रेटेड का मतलब है कि देखो एक पिरामिड टाइप का होता है, सबसे पहले एससी है सबसे ऊपर, उसके बाद में एससीज हैं स्टेट्स की, उसके बाद में डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स हैं, है ना, इस टाइप से डिवाइडेशन है, इसलिए इंटीग्रेटेड है, ठीक है। इंडिपेंडेंट है मतलब कि जुडिशरी जो कोई भी अगर डिसीजन लेगी तो इंडिपेंडेंटली लेगी, कोई उसके ऊपर दबाव नहीं होगा। द सुप्रीम कोर्ट स्टैंड एट द टॉप ऑफ द इंटीग्रेटेड जुडिशरी सिस्टम इन द कंट्री। तो टॉप पे सुप्रीम कोर्ट है, बिलो इट देयर आर हाई कोर्ट्स एट द स्टेट लेवल। तो स्टेट लेवल पे हाई कोर्ट्स हैं। अंडर अ हाई कोर्ट देयर इज अ हायरार्की ऑफ सबऑर्डिनेट कोर्ट्स दैट इज डिस्ट्रिक्ट कोर्ट एंड अदर लोअर कोर्ट्स। तो फिर एचसी के बाद में डिस्ट्रिक्ट कोर्ट वगैरह आ जाते हैं, ठीक है। द सिंगल सिस्टम ऑफ कोर्ट्स इन्फोर्सेस बोथ द सेंट्रल लॉस एज वेल एज स्टेट लॉस। तो यहाँ पे जो कोर्ट्स हैं वो सेंट्रल लॉस और स्टेट लॉ दोनों को ही इन्फोर्स करते हैं, ठीक है। अनलाइक इन यूएसए वेयर द फेडरल लॉस आर इन्फोर्स्ड बाय द फेडरल जुडिशरी एंड स्टेट लॉस आर इन्फोर्स्ड बाय द स्टेट जुडिशरी। अगर बात करें यूएसए की, तो यूएसए में ये नहीं कि भाई सेंटर की बात स्टेट में, स्टेट की बात सेंटर में, दोनों की अलग अलग जुडिशरीज हैं और वो अपना अपना चीज़ें देखती हैं। द सुप्रीम कोर्ट इज़ अ फेडरल कोर्ट्स द हाइएस्ट कोर्ट ऑफ अपील, द गारंटर ऑफ द फंडामेंटल राइट्स ऑफ द सिटीजन्स एंड द गार्जियन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो ये बहुत अच्छी लाइन है, वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, कि सुप्रीम कोर्ट क्या है, हाईएस्ट कोर्ट ऑफ अपील है। मतलब कि अगर एसटी में न्याय नहीं मिला है तो सीधे एससी जाएगा ना। और क्या है, गारंटर ऑफ फंडामेंटल राइट्स। फंडामेंटल राइट्स किसी की हनन होता है तो सीधे जाता है सुप्रीम कोर्ट में, जा सकता है। ऑफ द सिटीजन एंड गार्जियन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। गार्जियन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन का मतलब है कि भाई कॉन्स्टिट्यूशन में जो भी रूल बनेगा तो एससी उसको देखेगा कि ऐसा तो नहीं कि ब्रीच हो रहा है किसी के राइट्स का, स्ट्रक्चर, बेसिक स्ट्रक्चर जो है कॉन्स्टिट्यूशन का उसका, तो वो देखेगा। इसलिए क्या है, गार्जियन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन एंड गारंटर ऑफ द फंडामेंटल राइट्स, ठीक है। देन क्या है, हेंस द कॉन्स्टिट्यूशन हैज़ मेड वेरियस प्रोविजन टू इंश्योर इट्स इंडिपेंडेंस, सिक्योरिटी ऑफ टेन्यूर ऑफ जजेस, फिक्स सर्विस कंडीशन फॉर द जजेस, ऑल एक्सपेंसेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट। तो ये चीज़ दिखा रही कि सुप्रीम कोर्ट मेनली काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है ना, डिसीजन के, तो इसलिए उसकी चीज़ें किसी के द्वारा प्रभावी ना हो सके, इसलिए उसका टेन्योर जो होता है सिक्योर होता है, फिक्स सर्विस होती है कंडीशंस जज के लिए, और उसका जो एक्सपेंसेस मिलते हैं वो सुप्रीम कोर्ट चार्ज ऑन कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया। चार्ज ऑन कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया का मतलब है इस पे पार्लियामेंट में वोट नहीं की जा सकती है, कम करो ज़्यादा करो, जितना है उतना ही रहेगा। बढ़ाया जा सकता है लेकिन कम नहीं किया जा सकता, ना ही रोका जा सकता है। अगर इमरजेंसी लगती है फाइनेंशियल तब अलग बात है, चीज़ें अलग हो जाती हैं, बट नॉर्मली नहीं। प्रोहिबिशन ऑफ ऑन डिस्कशन ऑन द कंडक्ट ऑफ जजेस इन द लेजिस्लेचर।
लेजिस्लेचर में किसी भी जज के कंडक्ट की बात नहीं होगी, क्योंकि ऐसे तो फिर जज अगर उनके विरुद्ध कुछ कर देगा तो फिर कंडक्ट के बेसिस पे दिक्कत हो जाएगी। बैन ऑन प्रैक्टिकल आफ्टर रिटायरमेंट, ban on practice after retirement, power to punish for the contempt vested in the Supreme Court, separation of judiciary from the executive and so on. तो जुडिशरी एग्जीक्यूटिव से डिफरेंट है, अलग है, ठीक है, और इसके पास में पावर ऑफ पनिशमेंट है। अगर कोई सुप्रीम कोर्ट के कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट कर देता है, मतलब कि उसकी जो महानता है, या फिर एक टर्म आता है मुझे याद नहीं आ रहा, उसकी अवहेलना करता है, तो फिर सुप्रीम कोर्ट उसको दंड देता है, ठीक है। देन नंबर 8 पे है फंडामेंटल राइट्स। तो फंडामेंटल राइट्स है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, ये भी एक सेलिएंट फीचर है। तो देखते हैं कैसे सेलिएंट फीचर है, क्योंकि बहुत से कंट्रीज में है राइट्स। पार्ट 3 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन गारंटीज 6 फंडामेंटल राइट्स ऑफ सिटीजन ऑफ इंडिया। राइट टू इक्वालिटी, राइट टू फ्रीडम, राइट टू अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, राइट ऑफ फ्रीडम ऑफ रिलीजन, राइट कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट, राइट टू कंस्टिट्यूशनल रेमेडीज। Fundamental rights are means for promotion of idea of political democracy. तो इसका मेन आइडिया क्या है? पॉलिटिकल डेमोक्रेसी। दे ऑपरेट एज लिमिटेशन ऑन द टायरनी ऑफ द एग्जीक्यूटिव एंड आर्बिट्री लॉ ऑफ द लेजिस्लेचर। तो ये लिमिटेशंस लगाता है, ठीक है, एग्जीक्यूटिव एंड के आर्बिट्री लॉ जो होते हैं लेजिस्लेचर वगैरह के, दे आर जस्टिसेबल इन नेचर। जस्टिस मिल सकता है इनका एचसी में कहीं भी, 226 के तहत एचसी में, 32 के तहत एससी में। That is, they are enforceable by the court for their violation. Sorry. The aggrieved person can directly go to the Supreme Court, which can issue the writ of habeas corpus, mandamus, prohibition, certiorari, and quo warranto for the restoration of the rights. However, the fundamental rights are not absolute and subject to reasonable restriction. Further, they are not sacrosanct and can be curtailed or repealed by the Parliament through a constitutional amendment. तो ऐसा नहीं कि इन पे अमेंडमेंट ही नहीं आ सकता है। दे कैन ऑल्सो सस्पेंडेड ड्यूरिंग द ऑपरेशन ऑफ नेशनल इमरजेंसी। तो नेशनल इमरजेंसी के टाइम भी सस्पेंड रहते हैं। एक्सेप्ट द राइट टू गारंटीड बाई 20 एंड 21। तो 21 में राइट टू लाइफ और 20 में दिया गया कि मतलब गिरफ्तारी के बाद जो राइट होते हैं, इस टाइप की चीज़ें। तो इस टाइप से हमने देखा कि किस टाइप से फंडामेंटल राइट्स जो हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के सेलिएंट फीचर्स हैं, विशेषताएँ हैं, ठीक है। नेक्स्ट है डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, DPSP। According to Dr. Bhimrao Ambedkar, the directive principle of state policy is a novel feature of the Indian Constitution. तो भीमराव अम्बेडकर ने क्या बोला है कि DPSP जो है नॉवल फीचर्स है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के, ठीक है। दे आर enumerated in part 4 of the Constitution. They can be classified into 3 broad categories like socialist, Gandhian and liberal intellectual. तो ये 3 प्रकार से क्लासिफाइड हैं, सोशलिस्ट, गांधीयन एंड लिबरल इंटेलेक्चुअल। The directive principle are means for promoting the idea of social and economic democracy. तो social और economic democracy क्या प्रमोट करता है? directive principle of state and political democracy कौन प्रमोट करता है? fundamental right, अभी हम लोगों ने पढ़ा, ठीक है। They seek to establish a welfare state in India. तो welfare state के बारे में मतलब बात करता है mainly DPSP. However, unlike the fundamental rights, the directives are non justiciable in nature. तो इसके तहत कोई जेल SC में नहीं जा सकता कि भाई डायरेक्टिव प्रिंसिपल में UCC है तो नहीं मिल रहा हमको, इट्स नॉट पॉसिबल, ओके। दैट इज दे आर not enforceable by the court for their violation, yet the constitution itself declares that these principles are fundamental in the governance of the country and it shall be duty of the state to apply this principle in making laws. तो ये क्या होगी? ड्यूटी होगी स्टेट की, ठीक है, कि ये जो इसमें बने हैं चीज़ें उसको स्टेट उसकी कुछ चीज़ों को जितनी अप्लाई कर सके करे। Hence they impose a moral obligation. तो moral obligation सिर्फ वो करता है on the state authority for their application, but the real force sanctions behind them is political, that is public opinion, ठीक है। In Minerva Mills case 1980, the Supreme Court held that the Indian Constitution is founded on the bedrock of the balance between the fundamental rights and the directive principle. तो मिनर्वा मिल्स में बोला गया था कि दोनों ही इंपॉर्टेंट हैं, फंडामेंटल राइट्स एंड DPSP, है ना। ये केस चला था काफ़ी ज़्यादा कि कुछ जैसे कि 19 आर्टिकल था, 39A और B इस टाइप से कुछ आर्टिकल था DPSP का, तो उसमें से किसको ज़्यादा घुमाना जाए, क्योंकि एक जगह रक्षा कर रहा है किसी की संपत्ति की, दूसरी जगह बोल रहा है कि समान मतलब एक्स्ट्रा किसी के पास धन जमा ना हो पाए, सबको बराबर डिस्ट्रीब्यूशन मिलता रहे, ये प्रयास किया जाए। तो इस पर चीज़ें हुई थी, तो उसी के तहत काफ़ी केसेस आए, इसमें मिनर्वा मिल्स वन ऑफ देम था, ओके, 1980 में आया था। फिर बात करते हैं फंडामेंटल ड्यूटीज़ की।
The original constitution did not provide for the fundamental duties of the citizen. These were added during the operation of the internal emergency. तो फंडामेंटल ड्यूटीज कब लाई गई थी? इंटरनल इमरजेंसी चल रही थी जब, बाय द 42 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1976 ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द स्वर्ण सिंह कमेटी. The 86th Constitutional Amendment Act of 2002 had added one more fundamental duty, जिसमें 6 से 14 साल के बच्चों की पढ़ाई थी. The Part 4A of the Constitution, which consists of only Article 51A, specified the 11 fundamental duties with respect of. तो कितनी fundamental duties हैं? 11. ठीक है. With respect to Constitution, national flag and national anthem, to protect sovereignty, unity and integrity of Constitution country, to promote spirit of common brotherhood among all the people, to preserve the rich heritage of our composite culture and so on. तो ये सब चीज़ें दी गई हैं फंडामेंटल ड्यूटीज़ में कि ये ड्यूटी है एक सिटीजन की कि चीज़ों को सही बरकरार रखे देश में, है ना. The fundamental duties serve as a reminder to citizens that while enjoying their rights, they have also to be quite conscious about duties they owe to their country, their society, and to their fellow citizens. However, like the directive principle, the duties are also non-justiciable in nature. तो ये भी नॉन जस्टिशिएबल है. ऐसा नहीं कि डायरेक्टिव ड्यूटीज़ हैं उसके चक्कर में कोई पहुंच जाए जेल की, देखो इन्होंने ड्यूटी नहीं की अपनी. कुछ ड्यूटीज़ हैं जैसे कि झंडा है उसका अपमान नहीं कर सकते हैं, राष्ट्रगान का अपमान नहीं कर सकते, ये सब चीज़ें हैं. बट मोस्टली जैसे जो ड्यूटीज़ हैं उसका मेन सज़ा दिलाना नहीं, मेन ये है कि लोगों के अंदर एक कॉन्शियसनेस है. तो फिर देखते हैं सेकुलर स्टेट. कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया स्टैंड फॉर द सेकुलर स्टेट, हेंस इट डज नॉट अपलोड एनी पार्टिकुलर रिलीजन एज द ऑफिशियल रिलीजन ऑफ द इंडियन स्टेट. तो सेकुलर का मतलब वही है कि भाई किसी भी पार्टिकुलर स्टेट को किसी भी प्रमोट नहीं करेगा नेशन. ठीक है, या तो सबको प्रमोट करेगा या तो किसी को नहीं. कोई स्पेशल धर्म नहीं है यहाँ भारत का. द फॉलोइंग प्रोविजन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन रिवील द सेकुलर कैरेक्टर ऑफ द इंडियन स्टेट. तो यहाँ पे कुछ चीज़ें हैं जो बताती हैं कि सेकुलर इंडियन स्टेट है. ठीक है, जैसे कि द टर्म सेकुलर वॉज एडेड इन द प्रेम्बल इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बाई 42 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट. तो 42वां कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जो था इंदिरा के टाइम पे, उसने ये सेकुलर वर्ड यूज़ मतलब ऐड किया गया. द प्रियम्बल सिक्योर्स टू ऑल सिटीजन्स ऑफ इंडिया लिबर्टी ऑफ बिलीफ, फेथ एंड वर्शिप. तो सबको यहाँ पे छूट दी गई है बिलीफ, फेथ एंड वर्शिप की. तो हमारी प्रियम्बल में ये बात करी गई है. द स्टेट शैल नॉट डिनाई टू एनी पर्सन इक्वली बिफोर द लॉ और इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ. तो वही चीज़ है कि इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ मिलेगा सबको. द स्टेट शैल नॉट डिस्क्रिमिनेट अगेंस्ट एनी सिटीजन ऑन द ग्राउंड ऑफ रिलीजन. 15 में दिया गया आर्टिकल की किसी भी रिलीजन के बेसिस पे स्टेट जो है डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकता. इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी फॉर ऑल सिटीजन्स इन मैटर ऑफ पब्लिक एम्प्लॉयमेंट. तो यहाँ बता रहे हैं कि कोई भी रिलीजन का हो सबको भाई समान रूप से अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए पब्लिक एम्प्लॉयमेंट में. ऑल पर्सन्स आर इक्वली इंटाइटेड टू freedom of conscience and right to freely process, practice and propagate the religion. आर्टिकल 25 में दिया गया है freely process, practice and propagate any religion. Every religion denomination of any of its section shall be the right of manage its religion affairs. सारे जो रिलीजन डिनोमिनेशंस हैं उनको राइट होगा कि अपने रिलीजन अफेयर्स को सही करें, है ना, मैनेज करें. आर्टिकल 26 दिया है इसके अंतर्गत. No person shall be compelled to pay any taxes for the promotion of any particular religion. तो यहाँ टैक्स की बात करी गई है. फिर 28 में क्या, नो रिलीजन इंस्ट्रक्शन शैल बी प्रोवाइडेड इन एनी एजुकेशन इंस्टीट्यूशन मेंटेन्ड बाय द स्टेट. तो स्टेट के द्वारा कोई भी एक किसी पर्टिकुलर रिलीजन की चीज़ों को प्रमोट नहीं किया जाएगा. ठीक है. फिर क्या है, एनी सेक्शन ऑफ सिटीजन शैल हैव राइट टू कंजर्व इट्स डिस्टिंक्ट लैंग्वेज, स्क्रिप्ट और कल्चर. आर्टिकल 29 में दिया गया. ठीक है. फिर ऑल माइनॉरिटीज शैल हैव द राइट टू एस्टैब्लिश एंड एडमिनिस्टर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन ऑफ इदर चॉइस. उनकी चॉइस का जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन है उसको एडमिनिस्ट्रेशन करने का राइट है. द स्टेट शैल एंडेवर टू सिक्योर फॉर ऑल द सिटीजन अ यूनिफॉर्म सिविल कोड. यूनिफॉर्म सिविल कोड में वही है कि बराबर चीज़ें हो ना. बट ये सेकुलर कैसे हो गया? अच्छा समझ गए. मतलब किसी एक पर्टिकुलर रिलीजन पे बढ़ावा नहीं दे रहे. एक नॉर्मल लॉ है, सब लोग उसको फॉलो करो, कोई धर्म जाति नहीं एक्स्ट्रा. जैसे कि फ्रांस की चीज़ें हैं ना, वहाँ पे यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू है. द वेस्टर्न कॉन्सेप्ट ऑफ सेकुलरिज्म
connotes a complete separation between the religion, church, and the state. This negative concept of secularism is inapplicable in the Indian situation. तो यहाँ पे ये जो क्वेश्चन है वेस्टर्न सेकुलरिज्म और इंडियन सेकुलरिज्म में डिफरेंस क्या है, 2-3 बार आया है ये क्वेश्चन। एक बार ऐसे ही क्वेश्चन है कि वेस्टर्न सेकुलरिज्म इंडियन सेकुलरिज्म में अंतर, और एक बार फ्रांस और इंडियन के सेकुलरिज्म में अंतर क्या है, ऐसे करके 2-3 बार क्वेश्चन आए। ठीक है, तो अच्छे से देखना है इसको। तो पहला ये कि यहाँ पे वेस्टर्न में डायरेक्ट सेपरेशन है टोटल, इंडिया में उतना मतलब सेपरेशन नहीं है। The negative concept of secularism is incapable in the Indian situation where the society is multi-religious. Hence, the Indian constitution embodied the positive concept. तो इंडियन जो ये है इसने पॉजिटिव कॉन्सेप्ट ऑफ सेकुलरिज्म को एक्सेप्ट किया है। फॉर एग्जाम्पल, गिविंग इक्वल रिस्पेक्ट टू ऑल रिलीजन और प्लस प्रोटेस्टिंग ऑल रिलीजन इक्वली। ठीक है, सबको बराबर माना है इन्होंने, ये नहीं कि कोई लोग कुछ नहीं मानो या फिर एक ही को मानो। Moreover, the constitution has also abolished the old system of communal representation, that is reservation of seats in the legislature on the basis of religion. However, it provided for the temporary reservation of seats for the scheduled caste and scheduled tribes to ensure adequate representation to them. ये बोल रहे हैं कि भाई नॉर्मली कम टाइम के लिए दिया गया था रिजर्वेशन, लेकिन आज देखो इतने सारे साल हो गए फिर भी चल रहा है। वाई? बिकॉज ऑफ पॉलिटिकल एजेंडा। जो भी हटाएगा उसको हटा दिया जाएगा ना। देन हमारे यहाँ की खासियत है अडल्ट यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज। The Indian Constitution adopted universal adult franchise as a basic election to the Lok Sabha and the State Legislative Assembly. Every citizen who is not less than 80 years of age has right to vote without any discrimination of caste, race, religion, sex, literacy, wealth and so on. तो किसी भी प्रकार से विभेद नहीं किया जाएगा। 18 साल से ऊपर है तो आएगा वोट डालने। The voting age was reduced to 18 years from 21 years in 1989. तो 1989 में 61st कॉन्स्टिट्यूशन आया था अमेंडमेंट, जिसके तहत जो एज है वोटिंग की वो 21 से 18 कर दी गई थी। ठीक है, द इंट्रोडक्शन ऑफ यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज बाय द कॉन्स्टिट्यूशन मेकर वाज अ bold experiment and highly remarkable in view of the vast size of the country, its huge population, high poverty, social inequality and overwhelming illiteracy. तो उस टाइम पे काफ़ी ज़्यादा एक्सपेरिमेंटल चीज़ें थी, क्योंकि हमारी पॉपुलेशन ज़्यादा थी, डाइवर्सिटी ज़्यादा थी, इनक्वालिटी थी, लोग उतना ज़्यादा लिटरेट नहीं थे। यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज मेक डेमोक्रेसी ब्रॉड बेस्ड एंड द सेल्फ रिस्पेक्ट एंड प्रेस्टीज फॉर कॉमन पीपल। तो जब सब लोगों के अंदर सेम चीज़ें वोट के लिए राइट्स हैं तो फिर लोगों के अंदर कॉमन प्रेस्टीज है वो बढ़ेगी। द प्रिंसिपल ऑफ इक्वलिटी इनेबल माइनॉरिटी टू प्रोटेक्ट देयर इंटरेस्ट एंड ओपन अप न्यू होप्स एंड विस्टार्स फॉर वीकर सेक्शन। तो वीकर सेक्शन जिसको वोट देंगे जिताएंगे तो वो उनके हितों की बात करेगा। तो इनको एक रिप्रेजेंटेशन का बहुत अच्छा एक मतलब जरिया मिल गया। ठीक है, सिंगल सिटीजनशिप है यहाँ की। Though the Indian Constitution is federal and envisages the dual polity, central and state, it provides for only single citizenship, that is the Indian citizenship. In countries like USA, on the other hand, each person is not only a citizen of USA but also a citizen of the particular state of which he belongs. तो यूएसए की बात करें तो दोनों भाई स्टेट के भी हैं और पर्टिकुलर कंट्री के भी हैं, बट इंडिया में एक ही सिटीजनशिप है। Thus he owes allegiance to both and enjoys dual sets of rights, one conferred by the national government and another by the state government. ठीक है, in India all citizens irrespective of state in which they are born to reside, only the scheme political and civil rights of citizenship all over the country and no discrimination is made between them. ठीक है, despite the constitutional provision for single citizenship and uniform rights for all people, India has been witnessing the communal riots, class conflict, caste wars, linguistic clashes and ethnic disputes. This means that the ancient goal of the constitution maker to build a united and integrated Indian nation was not being fully realized. तो देख रहे हैं कि किस टाइप से कम्युनल राइट्स हैं, क्लासेस कॉन्फ्लिक्ट हैं, कास्ट वार्स हैं, लिंग्विस्टिक क्लैशेस हैं, एथनिक डिस्प्यूट्स हैं। तो ये सब चीज़ें देखते हुए हम लोग कह सकते हैं कि काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स हो रही हैं। ठीक है, फिर है इंडिपेंडेंट बॉडीज। The Indian Constitution not only provides for the legislature, executive, and judiciary organs for the government, central and state, but also establishes certain independent bodies. They are investigated by the Constitution as the bulwark of the democratic system of government in India.
तो क्या है, इलेक्शन कमीशन टू इंश्योर फ्री एंड फेयर इलेक्शन टू द पार्लियामेंट, द स्टेट लेजिस्लेचर आर द ऑफिस ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया एंड द ऑफिस ऑफ वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। तो बता रहे हैं कि इलेक्शन कमीशन है, ठीक है, पार्लियामेंट के लिए इलेक्शन के लिए, स्टेट लेजिस्लेशन के लिए, प्रेसिडेंट के और वाइस प्रेसिडेंट के ऑफिस के लिए, ठीक है। कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया टू ऑडिट अकाउंट्स ऑफ द सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट। तो स्कैग है यहाँ पे, सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट के अकाउंट्स को चेक करने के लिए, मतलब देखने के लिए कि क्या गड़बड़ी है, क्या सही है। He act as the guardian of public courts and comment on the legacy and propriety of government expenditure। तो गवर्नमेंट के एक्सपेंडिचर से रिलेटेड जो भी चीज़ें होती हैं, खर्चे और वो सब उसको देखता है। यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन टू कंडक्ट examinations for recruitment to all India service and higher center services and to advise president on this parliamentary matter। तो यूपीएससी है जो कि एग्ज़ाम कंडक्ट करवाती है ताकि जो सेंट्रल के सर्विस के लोग हैं वो आ सकें। स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन इन एवरी स्टेट टू कंडक्ट एग्जामिनेशन फॉर रिक्रूटमेंट ऑफ स्टेट सर्विस एंड फॉर एडवाइस ऑफ द गवर्नर इन डिस्क्रिशनरी मैटर। तो स्टेट सर्विस कमीशन है जो कि स्टेट के जो रिक्रूटमेंट उसको करवाता है। The Constitution ensures the independence of other bodies through various provisions like security of tenure, fixed service conditions, expenses being charged on the Consolidated Fund of India and so on। तो मोस्टली जो एक्सपेंसेस हैं इनके वो बीइंग चार्ज ऑन द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, मतलब कि इसकी वोटिंग नहीं होती, ठीक है। उसके बाद में क्या देखेंगे हम लोग, इमरजेंसी प्रोविजन को देखेंगे। अब हम लोग इस पर 15 में है, इसके अंतर्गत क्या होता है। The Indian Constitution contains elaborate emergency provision to enable the President to meet any extraordinary situation effectively। तो कोई एक्स्ट्राऑर्डिनरी सिचुएशन होती है उसको इफेक्टिवली बीट करने के लिए प्रेसिडेंट के पास में 3 इमरजेंसी पावर हैं। द रेशनैलिटी बिहाइंड द इनकॉर्पोरेशन ऑफ द दिस प्रोविजन इज टू सेफगार्ड द सोवरेनिटी, यूनिटी, इंटीग्रिटी एंड सिक्योरिटी ऑफ कंट्री। सोवरेनिटी, यूनिटी, इंटीग्रिटी एंड सिक्योरिटी जो है कंट्री की, उसको मतलब रखने के लिए। द डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स सिस्टम एंड द कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। The Constitution envisages 3 types of emergency: national emergency on the ground of war or external aggression or armed rebellion, ठीक है। तो ये हो गया 352। 356 क्या, स्टेट इमरजेंसी, प्रेसिडेंट्स रूल ऑन द ग्राउंड ऑफ फेलियर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी इन द स्टेट, 356, और फेलियर ऑफ कंप्लाई विद द डायरेक्शन ऑफ द स्टेट सेंटर, 365। तो इमरजेंसी प्रेसिडेंट्स रूल कब लगेगा, जबकि स्टेट को एबल नहीं होगा चीज़ों को चलाने के लिए, बस, और जब सेंटर की डायरेक्शंस को अच्छे से मान नहीं रहे तब, ठीक है। फाइनेंशियल इमरजेंसी ऑन द ग्राउंड ऑफ द थ्रेट टू फाइनेंशियल स्टेबिलिटी और क्रेडिट ऑफ इंडिया, तो 360 में है, ठीक है। ड्यूरिंग एन इमरजेंसी द सेंट्रल गवर्नमेंट बिकम ऑल पावरफुल एंड द स्टेट गो इनटू द टोटल कंट्रोल ऑफ द सेंटर। वही चीज़ें स्टेट सेंटर के अंदर चले जाते हैं। It covers the federal structure into a unitary one without a formal amendment of the constitution। तो यहाँ पे unitary system आ जाता है। This kind of transformation of the political system from federal during normal times to unitary during emergency time is a unique feature of the Indian Constitution। तो ये Indian Constitution की unique चीज़ है, ठीक है। Then next year देखेंगे हम लोग 3-tier government। Originally the India Constitution, like any other federal constitution, provided for a dual polity and contains provision with the regard to organization and power of the central and state. There later 73rd of 74 Constitution Amendment Act 1992 have added a third tier of government, for example local government, which is not found in any other constitution of the world. The 73rd Amendment Act of 1992 gave constitutional recognition to the panchayat, rural local self-government, by adding next parts 9 and new schedule 11 to the constitution. Similarly, the 74 Amendment Act 1992 gave constitutional recognition to the municipality urban local government by adding a new part 9A and new schedule 12 to constitution। तो बता रहे कि पहले नहीं था पंचायती राज चीज़ें, उसके बाद में 17th अमेंडमेंट और 74 अमेंडमेंट के द्वारा 1992 में पंचायत और म्यूनिसिपल पार्टीज को लाया गया, ठीक है। शेड्यूल 12, शेड्यूल 11, पार्ट 9A 9B, ओके।
फिर the new part 9b contains various provision to ensure that the cooperative societies in the country function in a democratic, professional, autonomous, and economically sound manner. It empowers the parliament with respect to multi-state cooperative societies. Sorry, कहाँ आ गई मैं? Sorry. या तो ये चीज़ें पढ़ ली. अब कोऑपरेटिव सोसाइटीज के बारे में पढ़ते हैं. ठीक है. In 97 Constitutional Amendment Act 2011 gave a constitutional status and protection of cooperative societies. In this context, it made following three changes in the constitution. अमेंडमेंट 97 जो था 2011 में लाया गया. इसके अंतर्गत कोऑपरेटिव सोसाइटीज है उनको कॉन्स्टिट्यूशनल स्थान दिया गया. तो कौन कौन सी चीज़ें बदली गई. इट मेड द हाई राइट टू फॉर्म कोऑपरेटिव सोसाइटीज इन फंडामेंटल राइट्स. आर्टिकल 19 में जोड़ा गया इसको. ठीक है. It included a new directive principle of state policy on promotion of cooperative societies. 43B. ठीक है. It added a new part 9B in the constitution which is entitled the cooperative societies. आर्टिकल 243 ZH 243 ZT है ना. ये लोकल सेल्फ गवर्नमेंट में. The new part 9B contains various provision to ensure that the cooperative societies lies in the country function in the democratic, professional, and autonomous and economically sound manner. It empowered the parliament in respect to multi-state cooperative societies, and the state legislature can respect other cooperative societies to make appropriate law. उसके बाद criticism of constitution. ठीक, criticism पढ़ते हैं हम लोग. The Constitution of India as framers and adopted by the Constitutional Assembly of the India has been criticized on the following grounds. तो कुछ grounds इन पे इनको क्या किया गया. Criticism किया गया. A borrowed constitution. The critics opened that the Indian Constitution contains nothing new and original. बोले कि कुछ नया नहीं, कुछ ओरिजिनल नहीं है, सब लोग इधर उधर से लिया गया है. They describe it as a borrowed constitution or a bag of borrowing. ठीक है. और hodgepodge constitution or a patchwork of several documents of the world constitution. However, this criticism is unfair and illogical. This is because framers of the constitution made necessary modification in the features borrowed from other constitution for their suitability to the Indian constitution, at the same time avoiding their fault. तो बता रहे कि जो पहले कॉन्स्टिट्यूशन लिए गए हैं, ऐसा नहीं कि सीधे सीधे छाप दिया गया. उनसे जो भी लगा कि चेंजेस करने चाहिए वो किए गए, और जो बुराइयां थी उनमें कमियां थी उनको हटाया गया. ठीक है. While answering the above criticism in the constitutional amendment, Dr. Bhimrao Ambedkar ने क्या बोला था कि one like to ask whether there can be anything new in constitution framed at this hour in the history of the world. More than 100 years have rolled over when the first written constitution was drafted. It has been allowed by many countries reducing their constitutions to writing. What the scope of constitution should be has long been settled. Similarly, what are the fundamentals of constitution are recognized all over the world. Give these facts, all constitutions in their main provision must look similar. The only new thing, if there can be any in the constitution framed to so late in the day, are the variation made to remove the fault and accommodate it to the need of the country. तो बताने की जो कंट्री की नीड है उसके हिसाब से चेंज करो, वेरिएशंस जो है उनको सही करो, वो सब चीज़ें इंपॉर्टेंट है. The charge of producing a blind copy of the constitution of other countries is based on, I am sure, on the inadequate study of the constitution. तो अगर कोई बोलता है तो उसने अच्छे से पढ़ा नहीं है कॉन्स्टिट्यूशन. अपने देश का कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ो और जिस देश से लिया गया है वो कॉन्स्टिट्यूशन प्रोविजन उसको पढ़ो, तो ये चीज़ तुमको बिल्कुल दिखेगी. तो ये चीज़ बोली है अम्बेडकर जी ने. उसके बाद में कार्बन कॉपी ऑफ 1935 एक्ट. कुछ लोग कहते हैं कि ये तो भाई 1935 का एक्ट था, उसी की कार्बन कॉपी है. मोस्टली 50% से ज़्यादा चीज़ें वहीं चली गई हैं. तो इसके तहत क्या बोला गया, लेट्स सी. The critics said that the framers of the constitution have included a large number of the provision of the Government of India Act 1935 into the Constitution of India. Hence, they called the constitution as a carbon copy of 1937 Act of the amendment version of 1935 Act. तो ये बोल रहे हैं कि उसी का पार्ट है, उसी की चीज़ें हैं, तो अमेंडेड बोल सकते हैं, कार्बन कॉपी बोल सकते हैं. For example, N. Srinivas observed that the Indian Constitution is both in language and substance a close copy of Act of 1935. तो N. Srinivas ने भी बोला था कि भाई ये तो लगभग कॉपी है उसकी.
Similarly, Sir Ivor Jennings, a British constitutionalist, said that the constitution derives directly from the Government of India Act 1935, from which, in fact, many of its provisions are copied almost textually. तो सर आइवोर जेनिंग भी यही बोले थे कि भाई कुछ चीज़ें तो बिल्कुल कॉपीड हैं टेक्सचुअली बिल्कुल सेम। तो क्या बात है मतलब। तो further, P.R. Deshmukh, a member of the Constituent Assembly, commented that the Constitution is essentially the Government of Indian Act 1935 with only adult franchise added. The same Dr. B.R. Ambedkar answered the above criticism in the Constitutional Assembly in the following ways. तो अम्बेडकर ने क्या बोला? As to the accusation that the draft constitution has reproduced a good part of the provision of the Government of India Act 1935, I make no apologies. There is nothing to be ashamed of in borrowing. It involves no plagiarism. Nobody holds any patent rights in the fundamental ideas of the Constitution. But I am sorry about it that the provision taken from the Government of India Act 1935 related mostly to the detail of administration. बोलने की किसी की मतलब अच्छी चीज़ों को लेना तो उसमें क्या गलत बात है। और कोई कॉपीराइटेड चीज़ को तो हमने लिए नहीं लिया है ना। तो वो चीज़ बोला। अन इंडियन और एंटी इंडियन ये एक मतलब बुराई है इसकी, कुछ लोग बोलते हैं। According to the critics, the Indian constitution is un-Indian or anti-Indian because it does not reflect the political traditions and the spirit of India. They said that the foreign nature of the constitution make unsuitable to the Indian situation और अनवर्केबल इन इंडिया। तो बोले कि ये इंडिया में वर्केबल नहीं है भाई, स्पिरिट ऑफ इंडिया ही नहीं है इसमें, फॉरेन नेचर की कॉन्स्टिट्यूशन बना के रख दिया है। फिर इन दिस कॉन्स्ट्रक्ट के हनुमंत सैया, a member of Constituent Assembly, commented, "We wanted the music of Vienna or sitar, but here we have the music of an English band." तो इन्होंने मतलब क्रिटिक किया इस टाइप से कि यहाँ पे एक इंग्लिश बैंड की म्यूज़िक आती है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में। दैट वे बिकॉज आवर कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स वर एजुकेटेड दैट वे, क्योंकि हमारे यहाँ के जो मतलब कॉन्स्टिट्यूशन मेकर हैं वो बाहर से पढ़ के आए हैं मोस्टली। सिमिलरली Loknath Mishra, another member of Constituent Assembly, criticized the constitution as a slavish imitation of West, much more slavish, surrendered to the West. बोले कि वही उनकी कॉपी कर दी है और सरेंडर्ड है उनके लिए, ऐसी चीज़ बोली मतलब। ठीक है, लोकनाथ मिश्रा। Further, Lakshman Narayan Sahu, also member of the Constituent Assembly, observed the ideals of which this draft constitution is framed have no manifest real relation to the fundamental spirit of India. This constitution would not prove suitable and would break down soon after being brought into the operation. ये कुछ लोगों ने मतलब ऐसे बोला था कि भाई लक्ष्मी नारायण साहू हो गए, लक्ष्मण नाथ मिश्रा हो गए, हनुमंत रमैया हो गए, ये सब लोगों ने बुराई की मतलब कि नहीं भाई हमारे यहाँ की चीज़ें जो हैं इसमें नहीं दी गई हैं। ठीक है, बट एन un-Gandhian constitution. According to the critics, the Indian constitution is an un-Gandhian because it does not contain the philosophy of idea of Gandhi, the father of the Indian nation. They opened that the constitution should have been raised and built upon village पंचायत एंड डिस्ट्रिक्ट पंचायत। तो पहले कॉन्स्टिट्यूशन बना था तो नहीं थी विलेज पंचायत डिस्ट्रिक्ट पंचायत। ठीक है, in their context, the same member of the Constituent Assembly, K. Hanuman Ramaiah, said this is exactly the kind of constitution Mahatma Gandhi did not want and did not envisage. तो के हनुमंत रमैया काफ़ी क्रिटिक्स रहे, बोले कि भाई महात्मा गांधी ऐसा चाहते ही नहीं थे कोई ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन बने। T. Paraksham, another member of the Constituent Assembly, attributed this lapse to Ambedkar's non-participation in the Gandhian movement and the antagonism toward the Gandhi's idea. इन्होंने बोला कि भाई जो अम्बेडकर थे वो तो मानते नहीं थे गांधी को, ना ही उनकी चीज़ों में भाग लेते थे, तो वो क्यों ही गांधी जी की चीज़ों को मानेंगे। तो ये बोल दिया प्रकाशम जो थे उन्होंने। फिर एलिफेंटाइज साइज, द क्रिटिक्स स्टेटेड दैट द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज टू बल्की एंड टू डिटेल्ड, काफ़ी ज़्यादा बड़ा है, काफ़ी ज़्यादा डिटेल में लिखा है, एंड कंटेन्स सम अननेसेसरी एलिमेंट्स ऑल्सो, कुछ अननेसेसरी एलिमेंट्स ऑल्सो मतलब लिख दिए गए। सर आइवोर जेनिंग, ब्रिटिश constitutionalists observed that the provision borrowed were not always well selected and that the constituent generally speaking was too long and complicated. तो काफ़ी ज़्यादा बड़े और कठिन टाइप के शब्दों का चयन किया गया, इस टाइप की चीज़ें बताएं। In this context, H.P. Kamath, member of the Constituent Assembly, commented the emblem and the crest that we have selected for our assembly is an elephant.
तो बोलने की बहुत बड़ा भाई बता दिया तुमने, ये कॉन्स्टिट्यूशन बना दिया है. It is perhaps is a consonance with that our constitution too is to bulkiest and the world's had produced. He also said, "I am sure the horse does not agree with the should with that we should make the constituent as elephant one." तो ये बोलते कि हाउस एग्री नहीं होगा, इतना बड़ा कॉन्स्टिट्यूशन बनाया है आपने. पैराडाइज ऑफ द लॉयर्स, ये भी बुराई बताते हैं कि पैराडाइज ऑफ द लॉयर, लॉयर के लिए अच्छी चीज़ें हैं. According to the critics, the Indian constitution is too legalistic and very complicated. They opened that the legal language है, phraseology है, adopted in the constitution make us its complex documents. The same Sir Ivor Jennings called the lawyer's paradise. ठीक है. In the context, H.K. Maheshwari, member of the Constituent Assembly, observed the draft tend to make people more litigious, more inclined to go to law courts, less truthful, and less likely to follow the method of truth and non-violence, if I may say so. The draft is really lawyer's paradise. It opened up vast avenues of litigation and will give our able and ingenious lawyers plenty of work to do. Similarly, P.R. Deshmukh and other members of Constituent Assembly said, I should, however, like to say that the draft of articles that have been brought before the House by Dr. Ambedkar seem to my mind to be far too ponderous, like the ponderous tome of the law manual. A document dealing with the constituents hardly use so much padding and so much of verbal phrases. It is difficult for them to compose a document which should be my mind not a law manual but a socio-political document, a vibrant pulsating and for a life-giving documents, but to our misfortune that was not to be, and we have been burdened with so much of words which could have been very easily eliminated. तो यही चीज़ें हैं काफ़ी अमेंडमेंट की. ओके, यहाँ पे पार्ट दिया है इंडिया के एंशियंट आर्टिकल्स कवर्ड, ये सब चीज़ें दी हैं. सब्जेक्ट मैटर ये फिर आई विल जस्ट डिसाइड डिस्कस इन डिफरेंट वीडियो. ठीक है.